क्या बताऊँ मैं मैं दिल्ली में हूँ अभी लास्ट 2-3 महीने से और यहाँ पे भी मैं जब जाता हूँ तो मुझे आज ₹200 पे करना पड़ता है फॉर अ ओपन माइक स्पॉट। मैं जहाँ 5 साल से कॉमेडी प्रोड्यूस कर रहा था, खुद लोगों को स्पॉट दे रहा था, वही चीज़ मेरे को करनी पड़ रही है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मैं ट्रैवल करके आया हूँ, यहाँ पे मेरे को एक ब्रिंगर भी ढूँढना पड़ता है, जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, बट फिर भी ब्रिंगर चाहिए। तो अब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं पहले से। Hello and welcome to the Dead End Chat Room. This is your host Panish Kapil, and joining us today is Nalin Yadav. Welcome to the show, Nalin. थैंक यू भाई फॉर कॉलिंग मी हियर। तो आपने बोला आप बचपन में यू वर एवरीवेयर, आप छत्तीसगढ़ में थे, अंबाला, चंडीगढ़ और इंदौर. So tell us a little bit कि आप how was it like growing up for you और आप कॉमेडी में कैसे आए? कॉमेडी में ज़ाकिर भैया की वजह से आया हूँ। जय मेरे को लगता है बहुत सारे लोग जो हिंदी कॉमिक्स हैं, ज़्यादातर लोग ज़ाकिर को देख के आए। सो हक से सिंगल एक शो आया था और हमारा ब्रेकअप हुआ था उस वक़्त। तो लगा कि काफ़ी रिलेटेबल है, ये करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बट इंदौर में उस वक़्त होता नहीं था इतना कुछ। कॉमेडी को लेके तो ज़ीरो नॉलेज था वहाँ पे। तो स्टार्ट किया कुछ बाहर ओपन माइक्स घूमे दिल्ली, मुंबई आके, फिर पता चला ओपन माइक का स्ट्रक्चर क्या होता है। बट दिल्ली, मुंबई में डेली ट्रैवल करना या यहाँ पे शिफ्ट होना उस वक़्त इतना पॉसिबल नहीं था जस्ट फॉर कॉमेडी। तो कोशिश करी कि इंदौर में शुरू करें इसको। तो स्टार्टिंग में हमने पैम्पलेट्स बाँटे हैं सुबह जो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे लोग नाश्ता पोहा खाने जाते हैं। वहाँ पे पैम्पलेट्स बाँटा है कि आप आओ फ्री में ही सुन लो बस। और कुछ 2-3 कॉमिक्स होते थे जिन्हें कॉमेडी पता भी नहीं थी बट वो ट्राई कर रहे थे कि ठीक है जैसे भी हो जाएगा। फिर वो धीरे-धीरे ग्रो करता गया। फिर ओपन माइक्स में लोग आने लगे, लोग टिकट लेके आने लगे। फिर मैं प्रोडक्शन में भी आ गया धीरे से लाइक मुंबई और दिल्ली से जो आर्टिस्ट इंदौर में परफॉर्म करना चाहते थे, उनके शोज़ भी वहाँ पे प्रोड्यूस करने लगा। तो धीरे-धीरे वो स्टार्ट हो गया लाइक 5 साल लगा अभी। अभी बेस है इंदौर में कॉमेडी का। तो जैसे आपने बोला जब आपने शुरू किया तब तो करियर का कोई आइडिया नहीं था इंदौर में. What made you think कि मेरे को करना चाहिए कॉमेडी? What obviously you were inspired by Zakir, but आपका आपके अंदर से कहाँ से इच्छा? मैं इंदौरी हूँ, इंदौरियों में होता है ये कि ह्यूमर है वहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में ह्यूमर है। तो वो काफ़ी ईज़ी लगता था देख के। बट जब पहला ओपन माइक ट्राई करा और वहाँ पे और लोगों को देखा, जब पता चला कि लाइक सिर्फ़ रिलेशनशिप एक टर्म नहीं है, इस पे काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो थोड़ा इंस्पायर करा क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं इंदौर से भी 30 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा कस्बा है पिथमपुर, हुँ. इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे लाइक लोअर मतलब लेबर टाइप के लोग रहते हैं, जो लोग मज़दूरी करते हैं, 10-20 हज़ार रुपए मंथली कमाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारा, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगा शायद ये एक तरीका है, जो मुझे आवाज़ देगा और मेरी बात मैं कह सकता हूँ स्टेज पे आके और यहाँ पे एक इज़्ज़त मिलेगा। हुँ. तो इसलिए स्टार्ट करा मैंने। और जब पहला ओपन माइक करा था तो 5 मिनट का स्पॉट था, उन्होंने 3 मिनट में उतार दिया। तो वो भी समझ में आ गया कि नहीं ये इतना ईज़ी तो नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। तो जब आपने शुरू किया आप किस तरह का कॉमेडी करते थे? लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ कौन से सब्जेक्ट्स पे आप फोकस कर रहे थे? वही जैसे कि मैंने बताया मैं मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो थोड़ा बहुत टाइम वो करा है 3-4 महीने। बट फिर धीरे-धीरे मैं अपने घर की बातें करने लगा लाइक मेरी फैमिली में जो इश्यूज़ होते हैं, लाइक जैसे मेरी मम्मा है वो पीछे पड़ी रहती है फैमिली फंक्शन में चलो, घर वालों का रहता है ना फैमिली फंक्शन मेरे को लगता है कि टिंडर है घर वालों का। तो वो जो कुछ नहीं कर रही उनकी औलादें उनको वहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए। तो उन पे बात करना शुरू करी, घर की जो प्रॉब्लम्स है। मैं उसके पहले रिलायंस में सिम बेचता था, पोस्टपेड कनेक्शंस बेचता था लोगों को। तो अच्छा. काफ़ी लोगों से इंटरैक्ट करता था मैं, दिन में कम से कम 50 तो लोगों से इंटरैक्ट करता था। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें फ़नी निकल के आती थी। तो उसके बारे में बात करना शुरू करी। फिर धीरे-धीरे नॉलेज भी थोड़ा गेन होता गया कि इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ग्लोबली कैसे क्या इश्यूज़ हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वो धीरे-धीरे आता गया। और फिर जैसे आप इंदौर में शोज कर रहे थे, तो फिर ये उस दिन क्या हुआ 1 जनवरी जिस दिन पुलिस आई और मुनावर और आप और चारों लोग अरेस्ट हुए? 2 महीने पहले इस शो के जस्ट 2 महीने पहले अक्टूबर 10th ऑफ अक्टूबर को मेरी मम्मा का डेथ हुआ था। हम्म. सो उसके बाद से मैं लाइक इसके पहले जस्ट लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी टाइम से कॉमेडी किया ही नहीं था और मैं उस मेंटल स्टेट में भी नहीं था लाइक तो ये जब पहला शो आया 1st ऑफ जनवरी को मुनावर के लिए, तो मेरा एक दोस्त है प्रखर जो उस दिन यहाँ पे प्रोड्यूसर भी था हमारे साथ में अरेस्ट भी हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि तुम ओपन करोगे इसके लिए? मैंने ठीक है करते हैं।
तो साल का पहला दिन था और मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि लाइक साल के पहले दिन वो काम ज़रूर करना जो तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना है, ताकि वो अच्छा जाए पूरे साल। तो बस वही 10 मिनट परफ़ॉर्म करने गया था मैं और 10 मिनट मैं परफ़ॉर्म करा, मस्त गया शो, एनर्जी अच्छा था। मैं निकला, मुनावर बोला कि मस्त किया, फिर मेरे बाद जस्ट मुनावर गया और 1 मिनट भी नहीं हुआ था वहाँ पे मुनावर को खड़े हुए, वहाँ से कुछ लोग निकल के आ गए हुँ, और वो हुँ। स्टेज की तरफ जाने लगे। तो पहले तो कुछ 3-4 मिनट समझ में नहीं आए कि कौन है ये लोग। फिर जब उन्होंने अपना स्पीच देना शुरू करा, तो समझ में आ गया कि लाइक क्यों चल रहा है ये। फिर वहाँ पे बातचीत हमने करने की कोशिश करी, लाइक मुनावर ने भी उनको कहा कि आप मेरा शो सुनो बैठ के। तो हाँ, वो हाँ। लोग पहले बैठ भी गए वहाँ पे, बट जो ऑडियंस था वो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड था। तो ऑडियंस ने उनको वहाँ पे चिल्ला दिया, लाइक कुछ लोग थे पीछे जिन्होंने कह भी दिया कि लाइक हम ₹1000 का टिकट लेके तेरे को देखने नहीं आए हैं। तो वो उनके ईगो पे लगा। देन उसके बाद पहले वो कुछ 4-5 लोग ही थे, बट वो कुछ आधे घंटे के अंदर 500-600 लोग हो गए थे। अच्छा। और जहाँ जिस जगह पे शो चल रहा था उसके जस्ट बाहर एक डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे वो लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने वो जो बाहर जो लोग खाना वगैरह खा रहे थे उनको भी वहाँ से निकाल के भगा दिया। फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी बिकॉज़ मैं इंदौर में ही रहता हूँ, मैं 5 साल से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इंदौर बहुत छोटा शहर है, मैं काफ़ी लोगों को वहाँ जानता हूँ। तो मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश करी कि सर ये इंदौर की बात है और वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आप जिस भी बारे में आप बोलना चाहते हैं आप लेकिन एक बार बैठ के शो देख लीजिए, शो हो जाने दीजिए। तो उसके बाद में अपन बात कर लेंगे इस बारे में, बट वो नहीं माने। फिर मारा-पीटी होने लगी ऑडियंस को वो लोग मारने लगे। तो जब ऑडियंस को मारना शुरू करा तो लोग एकदम भीड़ में भागने इधर-उधर भागने लगे। तो मेरा पहला मोटिव था कि मुनावर को सेव करा जाए। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने सिर्फ़ सुना था कि लाइक जैसे अभी ये सीए एनआरसी आया, देन उसके बाद काफ़ी चीज़ें हालात देश में बिगड़े। तो मेरे को कहीं न कहीं ये सेंस हो चुका था कि ये बहुत गलत हो जाएगा। अगर आज इस लड़के के साथ में यहाँ पे कुछ भी हो गया, ये इंदौर के कॉमेडी सीन के लिए बहुत गलत हो जाएगा और पता नहीं वो कहाँ जा सकता था। तो मैंने कोशिश करी कि हम मुनावर को सेव करें उस टाइम पे। तो मुनावर को हमने सेव करा, देन फिर मुनावर को निकाल के हम बाहर लाए, फिर हमने पुलिस को बुलाया। तो उस टाइम पे हमें ये लग रहा था कि पुलिस हमारे लिए आई है। तो हाँ, हाँ। पुलिस ने हमें कहा कि आप थाने चलिए, हम तुरंत चले गए। हम सबसे पहले भाग के गए कि चलिए चलते हैं। फिर वो रात को 12 बजे कहीं पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है और 295 ए और कुछ 4-5 धाराएँ उन्होंने लगाई हैं उसके अंदर। बस फिर उसके बाद से तो सब जानते हैं आप। तो उस वक़्त आपका फ़ीलिंग क्या था जब आपको कब क्या वो मोमेंट था जब आपको पता चला कि मतलब कि ये हमारी तरफ नहीं पुलिस दूसरी तरफ जा रही है कि ये बहुत सीरियस इवेंट हो जाएगा? वो वो तभी पता चल गया था जब 2 पुलिस वाले 2 कांस्टेबल आए थे वहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स नहीं आया था। वो त और उनके सामने ही वो लोग मार रहे थे, ऑडियंस को भी मार रहे थे। हम लोगों के साथ में भी उल्टा बिहेव कर रहे थे। तो वो तभी समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं तो मैनिपुलेटेड है। लेकिन फिर हम भी थाने में इस उम्मीद में गए कि चलो कुछ नहीं तो ये बात होके सॉर्ट हो जाएगा शायद। क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था ना कि इसके लिए जेल भेज सकते हैं। मज़ाक करने के लिए अभी तक कोई जेल नहीं गया था। तो वो कहीं न कहीं उम्मीद था कि नहीं सुना जाएगा, सुना जाएगा। बट थाने जाने के बाद फिर कोई बात नहीं हुई इस बारे में हम लोगों से। और फिर वो बाहर थाने के बाहर जो भीड़ खड़ी हुई थी, वो खड़ी रही रात भर। तो उस वजह से फिर वो एफआईआर हुआ वो कहीं। अब वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? हाँ, तो बोल भी नहीं सकते। हुँ, हुँ। लाइक आपने बोला था जैसे आपने हुँ, पहले इंटरव्यू में बोला था कि हाँ, आप जैसे अभी आपने बोला कि वहाँ पे मर गए थे तो उन्होंने हुँ, और आपका एक छोटा भाई था हाँ, 16 छोटा 17 छोटा साल है। का उस वक़्त पे हाँ, जो हाँ, बाहर था। तो हाँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अ, पहले 2-3 दिन स्पेशली इससे पहले कि उनसे मिले और हुँ, आपको हुँ। थोड़ा आइडिया हुआ कि ये कहाँ तक जाएगा? हाँ, हाँ। सो जब मैं थाने में था, तब तक तो मैं थोड़ा होपफुल था कि लाइक यहाँ से तो निकल जाएँगे। बट जब नेक्स्ट डे कोर्ट लेके गए और मुझे कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा बहुत आइडिया था, लाइक हमारे आस-पास लोग गए हैं जेल। तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि कोर्ट में जाके हमारा बेल हो जाएगा पहले दिन में, क्योंकि बहुत बड़ा केस मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हमने। बट जब कोर्ट गए और कोर्ट के बाद जस्ट वो हम बैठे पुलिस वैन के अंदर और आगे जो कांस्टेबल बैठे थे उन्होंने कहा कि इन्हें सेंट्रल जेल ले जा रहे हैं। तो उस टाइम पे वो थोड़ा ज़मीन खिसक गई पैर के नीचे से, नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने कोशिश करी कि कॉल लगाने दिया जाए मुझे, बस मेरे भाई को मैं इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि पूरी रात हो गई थी, मैं इन्फॉर्म नहीं हुँ, कर हुँ। पाया था अपने भाई को। मैंने काफ़ी कोशिश उनको भी पुलिस वालों को भी बोला कि आप एक बार बस मेरे भाई को इन्फॉर्म कर दो, वो अकेला है, बट नहीं हो पाया। बट फिर वो नहीं पहुँच पाई इन्फॉर्मेशन, मेरी बात नहीं हो पाई।
फिर जेल चले गए, तो पहला दिन तो लग रहा था कि शायद चलो आज बेल हो जाएगा, आज बेल हो जाएगा। फिर वो सैटरडे था शायद, तो सैटरडे को मुझे लग रहा था कि आज शायद हो जाएगा, बट फिर अगले दिन संडे आया। तो मुझे पता था कि आज कुछ नहीं होना है। और जब उस दिन फिर वहाँ पे अंदर जो और दूसरे कैदी वगैरह होते हैं, उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ से निकलते कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि ज़मानतदार चाहिए होता है तुम्हारा बाहर, और तुम्हारी कुछ रजिस्ट्री चाहिए होती है, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चाहिए होती है, और इतना सब एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो उसमें ये भी समझ में आया कि मेरा कोई है ही नहीं ज़मानत लेने वाला बाहर। और वो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करूँ? तो वो एंग्ज़ायटी इतना हो गया ना कि वो शुरू के 2 दिन मैं बस इधर-उधर, इधर-उधर लोगों से बस पूछता रहा कि कहीं कोई एक रास्ता बस मेरे को बोल दे, चाहे झूठा ही बोल दे, कि तुम निकल जाओगे यहाँ से, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी। तो 2 दिन तक, 3 दिन तक वो एंग्ज़ायटी चलता रहा, मैं सोया नहीं हूँ, खाया नहीं हूँ ठीक से। 3 दिन बाद पहली बार मेरा भाई आया, उसको कहीं से पता चल गया था कि इस जेल में है। तो वो जब आया और उसने जब बताया कि नहीं हाँ, बाहर सब कुछ हो रहा है और मैं ठीक हूँ, तब फिर उसके बाद आई वाज़ ओके। और आपको सपोर्ट मिला उस वक़्त कॉमेडी सीन से या इंदौर में अपने दोस्तों और एक्सटेंडेड? मेरे दोस्त थे, जिन लोगों के साथ मैं कॉमेडी कर रहा था 4-5 साल से, वो लोग आते थे वहाँ जेल के बाहर, और मुनावर का केस लड़ा जा रहा था। एक वकील है विवेक तन्खा, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो उन्हीं लोगों ने पिच करा, उन्हीं लोगों ने उनको बताया कि इसका कोई भी नहीं है बाहर करने वाला। सो मेरा जो केस है वो प्रो बोनो लड़ लिया गया है, वो उन वकील ने लड़ लिया है। बट उसके बीच में भी फिर जब 3 बार हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था बेल, हुँ, फिर हुँ। मुनावर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो मेरा फाइल फिर रह गया था, क्योंकि वो फिर से अलग हो गया था। तो उसके चक्कर में और वो 20-25 दिन लेट हुआ है। बट बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एक बॉन्ड साइन करना होता है, वो बॉन्ड के अंदर कुछ पैसा देना होता है, और काफ़ी चीज़ें जो रोज़ के जो एक्सपेंसेस हैं कोर्ट के, वो मेरे भाई ने इधर-उधर से पैसे लेके किए हैं। तो जब मैं बाहर निकला था तो कुछ कर्ज़ा था मेरे ऊपर ऑलरेडी। हाँ। हाँ, तो मतलब सपोर्ट तो मिला है लीगल टर्म पे, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पाई उस वक़्त भी। और जैसे आप बाहर आए, तो आप इमीडिएटली कॉमेडी को रिटर्न नहीं कर पाए। आपको मतलब जो भी काम मिला करना पड़ा। तो इतना मुश्किल क्यों था? मुश्किल इसलिए था, आई थिंक मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं बाहर आऊँगा तो शायद चीज़ें बहुत सॉर्टेड होंगी, पहले से ज़्यादा। और जब हम लोग अंदर भी बात करते थे, लाइक मैं और मुनावर को भी बात करते थे कि यार ये क्या हो गया है हमारे साथ? तो मुनावर कहता था कि लाइक हम इसको एज़ अ कंटेंट यूज़ करेंगे। तो हुँ, वो काफ़ी होपफुल लगता था कि नहीं हाँ, ठीक है, ये हम इकलौते हैं जो जेल आए हैं, तो ये कहीं तो एक्सक्लूसिव है। बट जब वो बाहर आए और घर की सिचुएशन और कर्ज़ा हो चुका था, अड़ोसी-पड़ोसी सब गद्दार, देशद्रोही बोलने लगे थे, तो वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज़िंग था। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ता मैंने वेट किया कि चलो कुछ हो जाए, नहीं हुआ। देन फिर 1 महीना निकल चुका था, और 1 महीने तक मैं इंदौर में जितने भी मेरे पुराने वेन्यूज़ थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, जो लोग पहले मुझे बुलाते थे कि आप हमारे यहाँ पे बस एक शो कर दो, वो लोग अब मना करने लगे थे कि लाइक अभी हम आपके साथ नहीं कर सकते, और लाइक वो ऐसा अच्छे से बोल के कुछ लोगों ने तो साफ ही मना कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि लाइक हमारा भी प्रॉब्लम है। मैं समझने की भी कोशिश करी, बट 1 महीने तक नहीं हो पाया कुछ। फिर एक जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान टाइम्स से, उन्होंने मुझसे बात करी, फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरा ना यार सर्वाइवल इश्यू बहुत पहले से था। हुँ, लाइक हुँ। मैं कोई बहुत अच्छे घर से नहीं आता हूँ, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना नहीं था। बट ठीक है, मैं चल रहा था कॉमेडी में 5 साल से, आई वाज़ अर्निंग वेल, य रहना, खाना-पीना सब हो जाता था। बट जब ये 1 साल का लॉकडाउन का गैप और उसके बाद में फिर ये जेल, तो वो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी। तो उस वक़्त कुछ ईएमआईज़ होते हैं, घर के ईएमआईज़ होते हैं, और मैं अब घर का जो कि बड़ा हूँ, तो मुझे जॉब करना पड़ा, वो लेबर जॉब करना पड़ा। मैं हफ्ते में 3-4 दिन जाता था, 2 दिन सोचता था कि चलो इंदौर जाके कोशिश करता था कि आज कुछ हो पाए, आज कुछ हो पाए, बट वो नहीं हुआ। फिर मेरा जब आर्टिकल आया, देन आर्टिकल के बाद मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए, तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट फिर वो उसके बाद फिर से एक लॉकडाउन आ गया, देन वो कहीं फिर लोग भूल गए वो चीज़ें, तो वो फिर वहीं का वहीं रह गया मैं। तो फाइनली अब 1 साल बाद जाके, अब जाके हैबिटेट में एक शो हुआ है मुंबई में, जो मैंने 1 घंटा किया है, और उसके लिए भी मैंने पे किया है। तो लाइक कॉमेडी बहुत मतलब बहुत महँगा आर्ट फॉर्म है ना। कॉमेडी हुँ। बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक वो 1 घंटा रिकॉर्ड करने के लिए भी मेरे को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ा है। अब लेकिन वही है कि अगर आप ऐसे करूँगा तो मेरा तो ऑलरेडी इतना खत्म हो चुका है कि वो आने में इतना टाइम लगेगा ही। तो जो सपोर्ट चाहिए था वो शायद नहीं मिला।
और अपने सर्किट का भी मैं अगर बोलूँ तो क्या बताऊँ मैं मैं दिल्ली में हूँ अभी लास्ट 2-3 महीने से, और यहाँ पे भी मैं जब जाता हूँ तो मुझे आज ₹200 पे करना पड़ता है फॉर अ ओपन माइक स्पॉट। मैं जहाँ 5 साल से कॉमेडी प्रोड्यूस कर रहा था, खुद लोगों हुँ। को स्पॉट दे रहा था, वही चीज़ मेरे को करनी पड़ रही है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मैं ट्रैवल करके आया हूँ, यहाँ पे मेरे को एक ब्रिंगर भी ढूँढना पड़ता है, जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, बट फिर भी ब्रिंगर चाहिए। तो अब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं पहले से। और आपने जैसे पहले बोला था, एक बार एक आर्टिकल आया था कि हाँ। अगस्त में अगस्त में भी आपको लोगों ने हुँ। बार में कन्फ्रंट किया हाँ, हाँ, हाँ। और जय श्री राम बोलने को बोला। तो हुँ, ये हुँ। तो मतलब ये काफ़ी देर तक चल रहा होगा। तो इंदौर में अभी भी आपको थोड़ा डर लगता है इंदौर में? हाँ, हाँ, इंदौर छोड़ा है मैंने रातों-रात। तो मैं मतलब 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, उसके बाद कुछ लोग तो जो मेरे आस-पड़ोस के लोग थे उनका तो रोज़ ही चलता था। बट फिर एक मेरे दोस्त का पार्टी था, मैं उधर गया हुआ था। उधर पे मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पे कुछ 3-4 लोग आए और उन्होंने पहले कहा कि आप नलिन हो, आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो? मैंने वो फैन्स हैं। मैंने ठीक है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, बट फिर वो धीरे से मुझे समझ में आ गया कि नहीं ये फैन नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप ये सब गलत कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। फिर उसके बाद मैंने उन्हें पहले समझाने की कोशिश करी 1-2 मिनट, बट फिर आ जाता है समझ में कि बात करने का कोई सेंस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे जेब से सिगरेट का पैकेट वगैरह निकलवाया, फिर जय श्री राम बुलवाया। वो एक इंसिडेंट था, देन उसके बाद भी मैं सोच रहा था कि नहीं चलो ठीक है, अभी चीज़ें हो जाएँगी। फिर अभी कुछ 3-4 महीने पहले मुझे पुलिस ने रोक लिया। लाइक मेरे घर के जस्ट गेट के बाहर निकलते से पुलिस खड़ी हुई थी और उन्होंने मुझे रोका और रात को 2 घंटे तक रोक के रखा। और वो कह रहे थे कि आपको हमारे साथ में ही रहना है अब, और आप नहीं जा सकते हो, या फिर आपके घर का हमें तलाशी दो, और हम वो मतलब ऐसी सब बातें कर रहे थे। फिर कुछ लोगों को मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने उनसे बात करी, तब जाके उन्होंने छोड़ा। बट वो इतना ट्रॉमेटाइज़िंग था वापस से, लाइक अभी भी अगर मैं सड़क पे भी पुलिस देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। तो वो जब वापस से हुआ तो वो सारी फ्लैशबैक्स आने लगे। मैंने ये अब कुछ भी हो सकता है इस शहर में, और बहुत छोटी जगह से आता हूँ मैं, वहाँ अगर कुछ हो भी जाएगा तो बहुत देर में पता चलेगा किसी को। तो इसलिए मैंने रातों-रात इंदौर छोड़ के और फिर अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ मैं। कभी इस दोस्त के यहाँ, कभी उस दोस्त के यहाँ। और आपके भाई पे भी मतलब वो 17 साल का था, अभी 18 साल का होगा, कॉलेज चालू कर रहा होगा। तो उस पे भी क्या इम्पैक्ट हुआ है ये सब होने का? ये फ़ियर जो होएगा, डर होएगा, सब कुछ? आपने कहा कॉलेज चालू कर रहा होगा, वो कॉलेज चालू नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, तो हाँ, तो वो 17 साल का था उस वक़्त, अब 18 का हुआ है और 12th उसने क्लियर करा है। देन उसके बाद अब वो जॉब्स करता है, छोटे-छोटे शॉप्स पे। कभी अच्छा। कहीं ट्रैवल बुकिंग पे 1-2 महीना काम करता है, और वहाँ क्या है लोग जानते हैं, तो वो बातें उसको भी बोलते हैं, वो भी सुनता है। तो जब तक उससे होता है वो करता है एक जगह पे काम, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पे काम करता है। फिर अलग-अलग जगह पे वो मतलब इतने 1 साल से काम कर रहा है, और अभी वही है जो कमा रहा है मेरे घर में। अच्छा, मैं अच्छा। 1 रुपया भी नहीं कमाया हूँ। वही कमा के अपना खर्चा चला रहा है। एक एक डॉग है हमारा, चेरी बिच है, तो उसको भी पाल रहा है वो, घर का भी देख रहा है। तो वो काफ़ी हार्डशिप जो आया है ना मेरा, वो उसके ऊपर ज़्यादा आया है। और पढ़ाई की जो बात है, तो पढ़ाई तो उसकी वहीं छूट गई थी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए, तो एट लीस्ट उसकी लाइफ़ में रिpercussion ना आए, क्योंकि ये वो टाइम है ना कि अगर इसमें छूट गया उसका 1-2 साल पढ़ाई, तो आगे हुँ, जाके हुँ। फिर मन नहीं होगा उसका। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट वो नहीं हो पा रहा है, और पढ़ाई उसका रुक गया है अभी। अभी भी वो जॉब करता है, कहीं न कहीं। और अभी आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली, बॉम्बे, कॉमिक्स उधर से कुछ सपोर्ट आपको मिल रहा है अभी? इतना मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और जो मुझे लगता है कि बहुत ईज़ी था लोगों के लिए करना। मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ इस बात को, मेरा गुस्सा नहीं है किसी को लेके। ना किसी का ड्यूटी है मेरे लिए करना, क्योंकि मैंने जो किया था वो अपने अपने लिए किया था, अपने स्टैंड पे किया था। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सपोर्ट होना चाहिए था। जैसे अभी मैंने एक वीडियो निकाला है 10 मिनट का। वो वीडियो का स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि 1 साल बाद मुझे बस एक स्पॉट मिला किसी एक बड़े कॉमिक के लिए 10 मिनट ओपन करने का, और वो 10 मिनट का बस एक इकलौता स्पॉट था मेरे पास जिसमें मैं रिकॉर्ड कर सकता था। अब लाइक अगर आप कॉमेडी वीडियो अगर आप जानते हैं तो कम से कम 7-8 बार रिकॉर्ड करना होता है। मैंने 1 गो में किया है, 1 टेक में किया है वो। वो रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया, और उसके बाद में भी लाइक वो वीडियो शेयर नहीं करा है बहुत लोगों ने। जो मुझे लगता था कि एटलीस्ट ये मिनिमम है जो आप कर सकते हो मेरे लिए। और पहले भी मैंने एक वीडियो निकाला था इंदौर में शूट करा के, वो ठीक से शूट नहीं हो पाया था, क्वालिटी खराब था। मैंने चलो ठीक है ये शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं।
बट ये वीडियो मुझे लगता था कि यार ये मेरे हिसाब से 100% दिया है मैंने अपना, और अगर इसको कोई शेयर कर देगा तो मेरा बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सो वो भी नहीं हुआ है। तो अब उससे ज़्यादा तो मैं क्या ही किसी से सपोर्ट एक्सपेक्ट करूँ? वो मिनिमम था जो कोई मेरे लिए कर सकता था। और आपने 6 महीने पहले एक वीडियो रिलीज़ करी थी काफ़ी पावरफुल, हाँ, मैं आज़ाद हूँ। और उसमें आप इंडियन डेमोक्रेसी से आपके डिसइल्यूशनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वो जो इंदौर में वो जो एक रात और उसके बाद जो कुछ 1 साल जो अभी साल डेढ़ साल निकल गया है, उसमें आपका जो नज़रिया है दुनिया का वो कैसे बदला? हाउ इज़ योर वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ दैट? अबाउट जैसे हाउ आवर वर्ल्ड वर्क्स, हाउ दिस कंट्री वर्क्स? वो काफ़ी चेंज हुआ है। वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अब चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हो गया है। पहले क्योंकि आप बहुत दूर से देख रहे थे सब कुछ, अब आप इसके अंदर बैठे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ-कुछ बातें जो कही जाती हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ कही जा रही हैं। और थोड़ा और अगर मैं खुल के बोलूँ तो यही है कि मैंने जो आज आज अगर मैं किसी को एडवाइस दूँगा ना कि अगर आप स्टैंड लो अपनी लाइफ़ में कहीं पे भी, तो मेरा यही कहना है कि आप स्टैंड लो अपनी लाइफ़ में, और जिस कॉज़ के लिए आप वो स्टैंड ले रहे हो ना, वो कॉज़ ज़रूर याद रखो, और फिर अगर उस कॉज़ के अंदर वो इंसान जिसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, वो भी कहीं बीच में आता है, तो उसे भी मत छोड़ो। क्योंकि दुनिया बहुत मैनिपुलेटिव चल रही है, आप जो देख रहे हो वो शायद हो नहीं रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमें दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। अंदर-अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं सिस्टम के अंदर, कॉमेडी सर्किट के अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। तो वही चीज़ें मैंने जब सीखी हैं, लोगों से बात करना आ गया है। पहले तो बड़े हम साफ हुआ करते थे कि जो मन में है बोल दिया मुँह पे उठा के। अब समझ में आ गया है कि नहीं-नहीं, कई बार आपके साथ हो रहा होता है लेकिन आपको बताना नहीं होता है। हाँ, आपको वैसा का वैसा नहीं बताना होता है क्योंकि वो आपको जज करेंगे लोग। तो कई चीज़ें मैंने सीखी हैं अब 1 साल के अंदर। और इससे आपने जैसे बोला था पहले कि आपने 1.5 घंटा कुछ लिखा था जेल में। तो आपके इस एक्सपीरियंस जेल एक्सपीरियंस और उसके बाद जो हुआ है, उससे आपने कॉमेडी कैसी बदली है? उसमें क्या इफ़ेक्ट हुए? कॉमेडी ऐसे बदली है कि अभी 1 घंटा जो मैंने परफ़ॉर्म किया है लास्ट, उसमें मैं देखा था लोग रो दिए। आँसू गिरने लगे लोगों को, जहाँ उनको हँसना चाहिए था, वहाँ वो रो रहे थे। तो कहीं न कहीं वो मेरे को सेंस नहीं हुआ, बट अब मुझे ये फ़ील होता है कि मेरी बातें अब बहुत डार्क हो गई हैं, बहुत कड़वी हो गई हैं, और जो ह्यूमर है वो तो अफ़ेक्ट हुआ ही है। अब 1 साल के अंदर अगर आपकी लाइफ़ में इतना सा प्रॉब्लम होगा, जहाँ आप रोज़ खाने का सोच रहे हो, भाई की पढ़ाई का सोच रहे हो, तो आपका ह्यूमर ऑब्वियसली अफ़ेक्ट होगा। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अफ़ेक्ट होगा, तो वो दिखता है मेरी कॉमेडी में। जो मैंने शायद रियलाइज़ नहीं किया है अभी तक, उसको फुल लेवल पे कि क्या हो सकता है। बट जब मैं उसको परफ़ॉर्म कर रहा था लास्ट 1 सा अभी नहीं, थोड़े दिन पहले, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोगों को इमोशनल लेवल पे अफ़ेक्ट करती हैं, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि वो वहाँ से पंच अप करूँ, बट वो लोग रुक जाते हैं उसमें। तो कहीं वो जहाँ हँसने आए थे ना, वो अब मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट होके जा रहे हैं। अब वो पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, बट हाँ, वो अफ़ेक्ट तो हुआ है बहुत। आप मुनावर के साथ मतलब पहले भी यू टूक अ स्टैंड विद हिम और आप जानते हैं उनको, उसका शो आया है लॉक अप विद कंगना रनौत एंड कंगना का हमें पता है कि उनका पॉलिटिक्स क्या है और ऑब्वियसली वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि वो शो उसको करना चाहिए था? अब करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए तो मुझे नहीं पता। बट मैं इतना जानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ खोया है। इस लास्ट ईयर में मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है। तो अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं नहीं करता। क्योंकि मेरा एक स्टैंड है जिसके ऊपर मुझे रहना है, और मैं हमेशा रहूँगा, किसी के भी साथ होगा रहूँगा, नॉट जस्ट फॉर मुनावर। सो बाकी मुनावर का चॉइस है, उसे करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। बट मेरा स्टैंड यही है कि मेरे को ये शो मिलता तो मैं नहीं करता कभी। क्योंकि ये मैं अपने अपने खिलाफ जाऊँगा, अपने उसूलों के खिलाफ जाऊँगा। मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ, जो पहले जिनकी वज़ह से मैं जेल गया था शायद। तो मैं उनका साथ तो कभी नहीं दूँगा। और जैसे आपने बोला अभी भी आपको शोज़ तो मिल नहीं रहे हैं और थोड़े ओपन माइक्स एंड ऑल यू आर डूइंग तो आप अदर फॉर्म दूसरे फॉर्मेट्स को देख रहे हो कि शायद ऑनलाइन कहीं कुछ ज़्यादा काम करो कि उधर भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं? मेरा ऑनलाइन में एक्चुअली उतना नॉलेज था ही नहीं पहले से। मैं आपको बताऊँ, मैं कॉमेडी चूज़ इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये लगता था ये वन मैन शो है। इसमें मुझे किसी की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक माइक चाहिए, मैं सब करके आ जाऊँगा। बट अब जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आजकल ना बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी पे आ गई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक बहुत अच्छा सेट है। आप उसको एक कहीं पे भी रिकॉर्ड कर लो, एक सिंगल कैमरा से, आप उसको डालो यूट्यूब पे, वो नहीं चलेगा।
और फिर वहीं एक थोड़ा-सा मिनिमम एवरेज सेट है जिसको आप बहुत अच्छी जगह पे लाइटिंग लगा के 4 कैमरा से शूट कर लो, वो मिलियंस क्रॉस कर जाएगा। तो ऑनलाइन पे जाने के लिए तो वैसे ही मेरा कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मैं वो क्वालिटी निकाल पाऊँ बार-बार, बार-बार। जो था मेरे पास कि मैं लाइव परफ़ॉर्म कर सकता था, उसके लिए मैं आज भी कोशिश करता हूँ। मैं आज भी ओपन माइक्स इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा आर्ट फ़ॉर्म ज़िंदा रहे। लाइक कॉमेडी ऐसा आर्ट फ़ॉर्म है जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 2 महीना छोड़ दूँगा वो खत्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि ओपन माइक्स में ही और वो जो लाइव परफ़ॉर्म करने का जो फ़ील है वही वापस लाइफ में आए। ऑनलाइन मेरा चीज़ था ही नहीं। मैं कभी वैसे ही नहीं कर पाता। लाइक अभी रील्स बनाते हैं लोग, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बट मैं उसके लिए था ही नहीं पहले। मेरा फॉर्म ही वही था कि मैं लाइव खड़ा होके 1 घंटा परफॉर्म करता था, वहाँ लोग सुनते थे। और वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि कभी ऑनलाइन हो पाएगी। लाइक आज भी जो कॉमिक्स ज़ूम पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो भी फ़र्क बता देंगे आपको कि लाइव शो का फ़ील अलग है। तो बाकी फॉर्मेट्स में मैंने उतना सोचा भी नहीं, ट्राई करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। बट हाँ, वही है कि वो जो 5 साल जो किया है वो तो वही रहेगा ना, वो हार्ड मतलब प्रैक्टिस तो उसी की है ना। तो ये तो अभी सीखने के लिए फिर वापस से पूरा इतना मेहनत करना पड़ेगा। आपका तो 1 सवा साल हैज़ बीन क्वाइट डिफिकल्ट हुँ, और आप देख रहे हो कि देश में क्या हो रहा है हुँ, इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी एंड आल्सो हुँ, जनरली पॉलिटिक्स में। हुँ, हुँ। तो आप अभी इंडिया में कॉमेडी के फ्यूचर के लिए कितना होपफुल हो? ऐसे तो बहुत होपफुल हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कॉमेडी जो है ना वो अभी सिर्फ़ कुछ लिमिटेड सिटीज़ में है इंडिया के। लाइक 4 सिटीज़ मोस्टली बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। सिर्फ़ जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचा है। बट जो मैं देख के आया हूँ इंदौर में कि नंबर ऑफ इमर्जिंग आर्टिस्ट टियर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। लाइक आप किसी बड़े कॉमिक से भी पूछोगे जो इंदौर में परफ़ॉर्म करके आएगा, वो आपको बोलेगा कि इंदौर बेस्ट शहर है कॉमेडी करने के लिए। हमारे यहाँ ओपन माइक में 400 लोग आते थे। ओपन माइक में मेरे ओपन माइक्स में 400-400 लोग आते थे। सो कॉमेडी का स्कोप बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि आज भी आप देखोगे तो इंडिया में ना कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स हैं जहाँ पे आप कॉमेडी रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। और जो मतलब एक स्टेटस बना दिया है कि यहाँ पे आप वीडियो डालोगे तभी वो वीडियो चल रहा है आपका। बहुत कम लोग हैं जिनका दूसरी जगह से वीडियो आ रहा है या वायरल हो रहा है, और वो भी तब आ रहा है जब उनके पहले वीडियो वहाँ से निकल चुके हैं। तब वो लोग वहाँ से कोई बड़ा आर्टिस्ट है तो वो अलग जगह पे डालेगा तो वो चल जाएगा। बट एक कोई नया आर्टिस्ट डालेगा वो नहीं चलेगा वीडियो। सो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी जो है ना वो अभी पहुँचना चाहिए छोटे शहरों में। जो मेरी कोशिश थी हमेशा से। मैं कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि मैं मुंबई या दिल्ली में आके शूट कराऊँगा। बिकॉज़ लास्ट 2-3 साल में मेरा इतना हो गया था कि मैं यहाँ आके भी करा सकता था उस वक़्त। बट मुझे नहीं कराना था। मैंने 3 बार ये कोशिश की है कि इंदौर में ही शूट करा के इंदौर में ही डालूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इंदौर का अगर कोई कल नया लड़का निकल के आए ना तो उसे मुंबई, दिल्ली ना आना पड़े, क्योंकि सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। और कॉमेडी जैसा आर्ट फॉर्म घरवाले भी नहीं अलाउ करते हैं कि तुम किसी दूसरे शहर में जाके करो। तो मेरा कोशिश यही है कि जहाँ पे छोटे शहर में वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाए। कॉमेडी एक्सेस ईज़ी बनाया जाए इसका। एक लिमिटेड नंबर ना रहे कि बस यहीं पे आपको जाके परफ़ॉर्म करोगे तभी हो पाए, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा ना। अब इंडिया के अभी जो 2-3 रूम्स हैं, उसमें ऑलरेडी इतना मारा-मारी है ना कि बड़े-बड़े कॉमिक्स के स्पॉट हट जाते हैं। तो कोई नया बच्चा तो आ ही नहीं पाएगा। तो मैं होपफुल हूँ इसको लेके, बट ये तभी हो सकता है जब कॉमेडी छोटे-छोटे शहरों में पहुँचेगा और गली मोहल्ले के बच्चे जब निकल के आके अपनी कहानी बताएँगे। अभी जो हम कॉमेडी देख रहे हैं ये बहुत एलीट क्लास, प्रिविलेज क्लास कॉमेडी है। लाइक इसमें सारी बातें नहीं आई हैं अभी। जब गली मोहल्ले का बच्चा खड़ा होके ये बात करेगा ना, तब आई थिंक कॉमेडी बढ़ेगा इंडिया में, और उसकी ज़रूरत है अभी इंडिया में। जैसे हिप हॉप के साथ या एग्ज़ैक्टली। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। दैट्स ऑल वी हैव फॉर द शो। थैंक यू।